हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका हिंदी का सेट 5 लेके आए हैं। पूरा आपका 1 से 5 तक करा दिए, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी करा रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ये न्यू वर्मा मॉडल पेपर है 2026 का। तो सेट 5 अगर आप लोग 1 से 5 तक सेट कर लेंगे और 2022 से 25 का क्वेश्चन बैंक, तो आपका एग्जाम में सभी क्वेश्चन मिल जाएगा। समझ गए? क्योंकि ये वर्मा प्रेस में सेट 1 जो है वो 2026 का मॉडल पेपर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर चैप्टर या पाठ की तरह इसमें भी पहले गद्यांश दिया गया है, पहले इसको पढ़ते हैं। शिष्टाचार संस्कृति का घोतक है। जो व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत होता है उसका आचार विचार उतना ही शिष्ट होता है। शिष्ट परिवार में जिसका लालन पालन हुआ है, शिष्ट वातावरण में जो पनपा है, उसे अगर स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं भी मिले तो भी उसमें शिष्टाचार की कमी नहीं होगी। और जिसे शुरू से ही अनुशासनहीन समाज में पाला परोसा गया है, उसके परिवार में शिष्टता की हवा भी नहीं बहती। स्कूल कॉलेज की शिक्षा पा जाने के बाद भी उसमें शिष्टाचार का अभाव रहेगा। भले ही वह शिक्षा के आवरण से ढका हो, अपने माँ बाप के समान ही दूसरे स्त्री को समझना, सबसे मीठी बोली बोलना, ये शिष्टाचार का सर्वमान तत्व है। माँ बहन था, सॉरी। चलिए अब देखिए, शिष्टाचार किसका घोतक है? तो ये संस्कृति का घोतक है। अभी तुरंत पढ़े हम ऊपर में। शिष्टाचार का अर्थ क्या है? अच्छा आचरण। शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है? ये है बड़ों का सम्मान करना। किसका आचार विचार शिष्ट होता है? जो व्यक्ति सुसंस्कृत होते हैं। चलिए अब ये है पद्यांश, काव्यांश जिसको बोलते हैं। ये आप पहले भी पढ़े थे, समझ गए? लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम के साथ लक्ष्य है अति दूर, दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन या अकाल विराम के साथ लक्ष्य तक, धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य को ही वेद करता। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम ठहरने का काम के साथ लक्ष्य तक। बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो, जो सदा गतिशील, जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतम हो। हार बैठे जो डगर में पथिक, उसका नाम कैसा लक्ष्य तक। बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू पर पहुँचती, काली माँ का नाश करती ज्योति जगमग जगत धरती। ज्योति के हम पुंज फिर हमको अमा से भीति के साथ लक्ष्य तक। धनुष से छुटा हुआ बाण क्या करता है? लक्ष्य को भेदता है। क्या करता है? लक्ष्य को भेदता है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्य के पथिक कंटक को क्या मानते हैं? सुमन लिखा था, मतलब पुष्प। चलिए आगे, बाल रवि की किरणें कैसी होती है? ये स्वर्ण। कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? तो लक्ष्य तक पहुँचे बिना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब है आपका ग्रामर सेक्शन। माली ने फूल तोड़े, इस वाक्य में कौन क्रिया है? ये सकर्मक है। क्या तोड़े? फूल तोड़े। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सोना अकर्मक है, हंसना अकर्मक है, उड़ना अकर्मक है। राम कार चला रहा है। क्या चला रहा है? कार। तो ये है सकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है? तो ये होगा आपका मिश्र वाक्य में। 3 प्रकार का वाक्य होता है, सरल, संयुक्त, मिश्र। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य रहता है? ये आश्रित उपवाक्य। मैं डैश आगरा जाऊंगा, मैं इसलिए गलत, मैं और आगरा जाऊंगा, मैं कल आगरा जाऊंगा, मैं के बिना आगरा जाऊंगा, गलत। तो ये अवयव है कल, मैं कल आगरा जाऊंगा। आम का एक अर्थ होता है फल और दूसरा अर्थ होता है साधारण, सामान्य। मजदूर के द्वारा पेड़ काटा गया, तो पेड़ काटा गया, तो ये कर्मवाचक है, क्योंकि मजदूर ने पेड़ काटा अगर होता तो वो कर्तृवाचक है, इसमें कर्म की प्रधानता पहले है, तो ये कर्मवाचक हो गया। नीलकंठ किस प्रकार का समास है? ये है बहुव्रीहि समास। स्पेशल के बारे में बात हो रहा है, विशेष, जैसे बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव भगवान महादेव के बारे में बात हो रहा है। अब चलिए बुक का। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा से ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भावना की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैंने उससे उबर नहीं पाई। ये है एक कहानी, यह भी लेखिका मनु भंडारी का है। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? एक कहानी, यह भी। बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भावना? हीन भावना। अभी तुरंत पढ़े हम। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यह है किसका? पद, सूरदास का है।
तो प्रस्तुत पद में कौन राजनीति पढ़ आए हैं? तो ये श्री कृष्ण पढ़ आए हैं। मधुकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो भौरा होता है। क्या होता है? भौरा। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? तो ये संगमरमर की, सफेद संगमरमर। जितेंद्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? सुनीता। बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? ये कबीर को, कबीर दास को। शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है? मंगल ध्वनि। परशुराम के गुरु कौन थे? भगवान शिव। सूरदास की काव्य भाषा ये ब्रज भाषा था। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? गर्म धरती। तप्त धरा माने धरती गर्म। गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम। मेहनतकश बादशाहों का शहर इसे कहा जाता है। परशुराम गुरु के ऋण से कैसे उऋण होना चाहते हैं? धनुष तोड़ने वाले का वध करके। मैया कौन सा तेल भोलेनाथ के सिर में डाल देती है? ये कड़वा तेल। सरसों तेल लिखा है, नहीं रहेगा तो कड़वा तेल, क्योंकि पाठ में कड़वा तेल लिखा है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले आपका गद्यांश दिया है तो उसको ध्यान से पढ़िए। जिस प्रकार सूर्य के बिना अंधकार छाया रहता है, उसी प्रकार साहित्य के बिना देश निर्जीव होता है। साहित्य युगीन परिस्थितियों की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहा। बाबू श्याम सुंदर दास ने साहित्य की परिभाषा देते हुए लिखा, सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिए जो भाव सामग्री निकालकर समाज को सौंपती है, उसी के संचित भंडार का नाम साहित्य है। हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव जीवन का लिखित रूप में स्वांगपूर्ण चित्रण साहित्य कहलाता है। साहित्यकार एक सामाजिक प्राणी है। वह साहित्यकार मतलब जो साहित्य लिखता है। तो ये किसके बारे में है? साहित्य। तो आप लोग ऊपर में देख सकते हैं गद्यांश। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य किसे कहा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहा। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने साहित्य को किस रूप में परिभाषित किया है? तो बाबू श्याम सुंदर दास जी के अनुसार सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिए जो भाव सामग्री निकालकर समाज को सौंपता है, उसी के संचित भंडार का नाम साहित्य है। साहित्य किस समाज का प्रतिनिधि करता है? साहित्य उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ उसका जन्म होता है। ये आप लोग गद्यांश का है तो इसको याद नहीं कीजिएगा, आप लोग सिर्फ देख लीजिए एक बार, समझ गए। साहित्य को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है क्योंकि साहित्य के माध्यम से समकालीन समाज की समस्या, परिस्थिति और भावनाओं का जानकारी प्राप्त होता है। मानव जीवन का कैसा रूप साहित्य कहलाता है? मानव जीवन का लिखित रूप में सर्वांगपूर्ण चित्रण कहलाता है। साहित्य किस प्रकार कार्य करता है? तो साहित्य समाज की भावनाओं की अभिव्यक्ति तो प्रदान करता ही है, साथ ही उसके द्वारा अभिव्यक्त भावनाएं समाज को भी प्रभावित करती है। वह समाज में मुख और मस्तिष्क दोनों का काम करती है। इस गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दें, साहित्य और समाज। चलिए अब आगे चलते हैं। अब समाज शब्द का विशेषण क्या है? सामाजिक। अब 39 नंबर से जो है इम्पोर्टेंट है और आपका एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर है। चलिए इसको ध्यान से देखिए आप लोग, इम्पोर्टेंट है ये। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? लेखिका के व्यक्तित्व पर निम्नलिखित व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। पहला, पिताजी का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व पर पिताजी के स्वभाव एवं आदतों का अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ा। पिताजी के गोरे रंग के प्रति लगाव ने लेखिका के अंदर हीन भावना की ग्रंथि पैदा कर दी, क्योंकि वह काली थी। इसी हीन ग्रंथि के कारण लेखिका कभी भी अपने उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। पिताजी के शक्की स्वभाव का भी लेखिका के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा। उसके अपने स्वभाव में ही शक की झलक दिखाई देती है। अब है प्रधानाध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। जब लेखिका 10वीं पास कर फर्स्ट ईयर मतलब इंटर में आई, तब उसका परिचय हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुई। उन्होंने लेखिका को बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। साहित्य में रुचि उत्पन्न करने तथा लेखन की ओर प्रेरित करने में शीला अग्रवाल का बहुत योगदान था। लेखिका उसके साथ लंबी लंबी बहसें करती और काफ़ी कुछ समझने का प्रयास करती। शीला अग्रवाल ने लेखिका का साहित्य दायरा तो बढ़ाया ही, साथ ही देश की स्थिति में सक्रिय भागीदारी करने को भी प्रेरित किया। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यतीत कर रहे थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, समझ गए। नौबत खां में इबादत। तो काशी में समय के साथ अनेक परिवर्तन आ गए। इसमें से कुछ परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत कर रहे थे। इसमें से प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित है। पहला, पक्का महाल। काशी विश्वविद्यालय से लगा इलाका से मलाई बर्फ बेचने वालों को वहाँ से चला जाना। अब ना तो वह देसी घी मिलता और ना ही उससे बनी कचौड़ी जलेबी, ये दोनों चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। संगतियों के लिखे गायकों के मन में आदर भाव का ना होना, रियाज को ना पूछना, कजली चेती अदल का जमाना चला जाना, यही सब है।
वास्तविक अर्थ में संस्कृति व्यक्ति किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो किसी नई चीज़ की खोज करता है। किसी चीज़ का आविष्कर्ता ही संस्कृत व्यक्ति होता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी नए तत्व का दर्शन किया वह व्यक्ति है वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। जिसे कोई वस्तु पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हुआ है वह व्यक्ति संस्कृत नहीं कहलाएगी। अब चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 42 नंबर 42 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो लोग चश्मे वाले को कैप्टन चश्मे वाला कहकर पुकारते थे। वह एक देशभक्त था, उसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मे के अच्छा नहीं लगता था, अतः वह उस पर चश्मा लगा देता था। यद्यपि वह सेनानी नहीं था, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। वह ऐसा मजाक उड़ाने की दृष्टि से कहते थे। वैसे यह बात रहस्य की बनी रही कि लोग उसे कैप्टन क्यों कहते हैं। पान वाले भी इसके बारे में कोई बात करने को तैयार ना था। अब चलिए अगला क्वेश्चन। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? कवि ने अपने जीवन में सुख का स्वप्न देखा था। कवि ने कल्पना की थी कि वह प्रिय के साथ बैठकर हंसने के कुछ क्षण पा सकेगा। प्रिय मने जो उसको पसंद थी। उसकी प्रिय के अरुण कपोलों पर लालिमा दौड़ जाएगी। वह भी मधुर चांदनी रातों का आनंद उठा सकेगा। प्रिय उसके आलिंगन में आएगा और वह सुखानुभूति कर सकेगा। समझ गए? अब चलिए 44 नंबर 43 नंबर हो गया। चलिए देखिए, बच्चों की दंतरूनी मुस्कान पर कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चों के दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वह बच्चों का मुस्कुराता चेहरा देखकर पुलकित हो उठता है। उस बच्चे को देखकर कवि के मन में पितृत्व की भावना जागृत होती है। कवि के मन में बच्चों को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं आती है। हो गया? चलिए आगे देखिए। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? इंपॉर्टेंट। कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। समझ गए? देखिए, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत कर रहा है। बादल पीड़ित प्यासे जन को प्यास को बुझाने वाला है। बादल क्रांति की अर्थ की ओर संकेत करता है। यह क्रांति लोगों की इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बनेगा। बादल ललित कल्पना की ओर भी संकेत करता है। बादल जन जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। बादल नवजीवन की अर्थ की ओर संकेत करता है। बादल नूतन कविता के अर्थ की ओर भी संकेत करता है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताओं का फहराना किस अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? लेखिका अपने ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे के साथ युमथांग की ओर जा रही थी। वहां पहाड़ी रास्तों पर एक जगह उन्होंने एक कतार में लगी सफ़ेद पताकाएं फहराते हुए देखी। ये श्वेत बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक थी। इन पर मंत्र लिखे हुए थे। श्वेत पताकाएं तब पर आई जाती है जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है। उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। पताकाएं माने झंडा ऐसे ऐसे जो होता है। रंगीन पताकाओं का फहराया जाना किसी नए कार्य की शुरुआत की ओर संकेत करता है। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, ये अपने आप मतलब नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखें। यह सही है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व है। बड़े शहरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। वे अकेलेपन की पीड़ा झेलते हैं। उसके दुख दर्द में साथ देने वाला कोई नहीं होता। सब अपने में सिमटे रहते हैं। हमारा अनुभव भी इसी प्रकार का है। हमारे पड़ोस में रात्रि के समय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। रात भर उसके पास दुख बांटने के लिए कोई नहीं आया। प्रातः होने पर दिखावे करने के लिए कुछ लोग सहानुभूति प्रकट करके अपने अपने काम पे चले गए। वहीं 10-11 बजे तक कुछ रिश्तेदार आए, तब जाकर मृतक को क्रियाक्रम के लिए शमशान ले जाया गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता लिखे। परशुराम के क्रोध करने पर राम के विनयशील एवं मृदु स्वभाव का परिचय मिलता है। वे परशुराम का क्रोध शांत रहने के लिए स्वयं को उसका दास बताते हैं। वे लक्ष्मण को भी शांत रहने का संकेत देते हैं। वे धैर्यवान है। लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करता है। वे किसी से दबना नहीं जानता। वे परशुराम को खरी खोटी सुनाते हैं। लक्ष्मण तर्कशील है। उसके तर्क अकाट्य है, मतलब जिसको काट नहीं सकते। लक्ष्मण ऊपर से तो मुस्कुराते रहते पर उसके मन में क्रोध के भाव हैं। वे व्यंग करने में प्रवीण है। वे वाक्पटु भी हैं। चलिए आगे देखिए। इंपॉर्टेंट। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। फसल नागार्जुन ट्रिक बताए थे। फसल खेत में होता है, खेत में नाग सांप है, तो नागार्जुन। कवि प्रश्न करता है, मतलब भाव बताया गया, इसमें अर्थ स्पष्ट किया गया है। खेतों में हुई ये फसलें आखिर क्या है? यह
वह स्वयं उत्तर देता है कि ये फसलें और कुछ नहीं बल्कि पानी के अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई, इसमें नदियों का जादुई प्रभाव है। ये किसान के हाथों का स्पर्श और श्रम पाकर इतना फल फूल है, फली फूली है। आशा यह है कि इस फसलों में किसान की मेहनत छुपी हुई है। अगला क्वेश्चन, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त करें। कटाव टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इसी कारण वहाँ एक भी दुकान नहीं था। वहाँ दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में हमारी राय। चलो देखो, दुकान नहीं होगा तो कुरकुरे ये सब पॉलीथीन प्लास्टिक प्रदूषण नहीं होगा। हमारी दृष्टि से कटाव में दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। दुकान के वहाँ होने से उस स्थान का व्यवसायीकरण नहीं हुआ। दुकान ना होने से व्यवसायीकरण नहीं हुआ। वह स्थान स्विट्जरलैंड की तरह सुंदर बना हुआ है। हिंदुस्तान का यह स्थान स्विट्जरलैंड से भी अधिक ऊंचाई पर है और कहीं अधिक सुंदर है। यदि यहाँ एक भी दुकान खुली तो फिर दुकानों की लाइन लग जाएगी और सैलानियों की अंधाधुंध आवागमन शुरू हो जाएगी, जिससे यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। 50 नंबर। अब देखिए, आपको बिरसा मुंडा जो है, बिरसा भगवान, उस पर आपको क्या लिखना है, उस पर आपको निबंध लिखना है। तो पहले भूमिका। तो झारखंड राज्य के रांची जिले में एक आदिवासी समुदाय रहता था। इस समुदाय का नाम मुंडा समुदाय था। मुंडा समुदाय के लोग मुंडरी भाषा बोली बोलते हैं। बिरसा मुंडा मुंडा समुदाय के महान एवं वीर क्रांतिकारी थे। उसका जन्म रांची जिले में अड़की प्रखंड के उलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 में हुआ था। बाल्यावस्था एवं शिक्षा। इसकी प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा मध्य विद्यालय में हुई। ये उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। बचपन में ही बिरसा क्रांतिकारी विचारों के बालक थे। वे सदा न्याय का पक्ष लेकर खड़े हो जाते थे। न्याय का साथ देना इसका स्वभाव था। यहीं तक लिखना है। वे बहुत बहादुर और साहसी थे, ये भी लिख सकते हैं। बचपन में वे खूब बांसुरी बजाते थे। अपनों से बड़ों का खूब आदर करते थे। बच्चों के प्रति उसके हृदय में गहरा प्यार था। कार्य। बड़े होने पर खेती बाड़ी करने और पशुओं को चराते थे। उस समय वे अपने साथियों को अच्छी सीख देते थे। वे झूठ बोलने, चोरी करने और शराब पीने को पाप समझते थे। वे सबों को इसी का उपदेश देते थे। आदिवासी लोग उसके गुणों से प्रभावित हुए, सभी उसका आदर करते थे, इसलिए आदिवासी लोग उन्हें भगवान मुंडा कहते थे। वे स्वयं मांस मछली नहीं खाते तो लोगों को भी उन्हें खाने से मना करते थे। अंग्रेजों से संघर्ष। जंगल की ठेकेदारी को लेकर अंग्रेजों से बिरसा मुंडा का झगड़ा हो गया। आदिवासी के हितों में रक्षा के लिए उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया। यही सब है। बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी 9 जून 1900 को। उपसंहार में भी 1-2 लाइन लिख सकते हैं। बिरसा भगवान महान क्रांतिकारी थे। आदिवासी समाज को दुर्गुणों से बचाना चाहते थे। तो यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। 2-3 पॉइंट इसका हो गया। अब पर्यावरण प्रदूषण, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रदूषण क्या है? वातावरण में अवांछनीय पदार्थों का मिलना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण का अर्थ प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। इसको आप लोग अपना भाषा में भी लिख सकते हैं। जैसे वायु प्रदूषण, महानगरों में निकलने वाले कूड़े कचरे, गाड़ी मोटर वाहन का धुआं, इस सबसे प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण, कारखानों का अवशिष्ट पदार्थों को जब जल में डाला जाता है, या फिर जो मुर्दार है उस सबको जल में, मृत शरीर को जल में डाला जाता है, इससे ध्वनि प्रदूषण। तो ये ट्रांसफार्मर में उत्पन्न भन्नाहट या मशीनों के चलने या हॉर्न से, ये सबसे होता है। तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाने से भी प्रदूषण का बहुत सारा कारण है। आप लोग इसको लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छांट के आप लोग 1 पेज लिखिए, हो जाएगा आपका। समझ गए? मेरा प्यारा देश भारत के बारे में है। तो प्रस्तावना। हमारा देश भारत है, हम इसकी संतान है। इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा? इसके लिए अलग अलग मान्यताएं हैं। ब्राह्मण पुराण के अनुसार प्रजा का भरण पोषण करने के कारण मनु भरत कहलाए, और मनु द्वारा पालित पोषित होने के कारण इसका नाम भारत पड़ा। अलग अलग चीज़ है इसमें। दुष्यंत का पुत्र भी था। प्राकृतिक बनावट, ये पूरा आपको लिखना है। जहाँ तक 4-5 लाइन, फिर 4-5 लाइन सब पॉइंट को छू लेना है आपको। 4-5 लाइन सब पॉइंट पे लिखना है। हो गया? चलिए आगे देखिए। अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें झारखंड के ऐतिहासिक स्थल का वर्णन हो। ये भी हम पहले बता दिए हैं। सबसे पहले एड्रेस लिखना है उसका, उसके बाद लिखना है डेट, फिर प्रिय रवि। अब पूरा लिख देना है जो लिखना है। ये पहले हम बताए थे दूसरा सेट में, इसलिए ये बताना जरूरी नहीं है। ये आर्थिक सहायता के लिए प्रधानाध्यापक को, सेवा में प्रधानाध्यापक, स्कूल का नाम, डेट, विषय आर्थिक सहायता के लिए। सभी ने निवेदन यह है कि मैं एक गरीब छात्र हूँ, मैं क्लास 10 का हूँ। ये सब आप लोग लिख सकते हैं। समझ गए? अब ये देखो, छात्रों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए, खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, इस तरह आप लोग कुछ लिख सकते हैं। खेल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इस तरह करके घेर दीजिए। स्वास्थ्यवर्धक पेय, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेट 5 तक पूरा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। समझ गए?
कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। हो गया? ठीक है, धन्यवाद। सभी सेट को देख